दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस और उसमें स्टोरी चल रही है द तल्ला देस मैन ईटर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जब जिम कॉर्बेट ने 3 टाइगर देखे थे और उन्हें मालूम चल गया था कि एक मदर है, 2 कब्स हैं, उन तीनों पर जिम कॉर्बेट ने गोली चलाई थी और उन्हें यह नहीं मालूम था कि इन तीनों में माँ कौन है और बच्चे कौन हैं। जब राइफल से निशाना लगाते वक्त जिम कॉर्बेट ने उन टाइगर्स को देखा था तो उन्हें उनका साइज बराबर ही लगा था। अब उन तीनों टाइगर में एक तल्ला देश का मैन ईटर था, इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि पहाड़ों पर टाइगर इतनी ज्यादा तादाद पर मिलते नहीं हैं और ये टाइगर वहीं पर आराम कर रहे थे जहां पर एक इंसान को शिकार बनाया गया था। यानी कि इन तीनों में एक मैन ईटर तो था। अब जो कब्स मरे उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उन्हें सजा मिली थी अपने मां के कर्मों की। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब वो अपनी मां के साथ शिकार खाते थे तो उन्होंने इंसानी शिकार भी खाया होगा। हालांकि उसे मारा उन्होंने नहीं होगा, लेकिन मैन ईटर तो ये भी बन चुके थे। हालांकि यह पक्का नहीं था कि जब वो अपनी मां की सुरक्षा से बाहर निकलते तो वो मैन ईटर बनते ही बनते। इस बात की भी संभावना थी कि वो नॉर्मल टाइगर बन के अपना जीवन यापन करते। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं, इस विषय में बहुत सारी बातें की गई जब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पब्लिश की गई, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि मैन ईटर मां के बच्चे जरूरी नहीं है कि मैन ईटर ही बन जाएं। अब मैं खेत के किनारे बैठा था, मैंने अपने पैर नीचे लटकाए थे और राइफल मेरे घुटनों पे आराम कर रही थी। अब मेरे साथ में जो कंपेनियंस थे उनको मैंने सिगरेट पकड़ाई थी और मैंने कहा था कि अभी मैं जाऊंगा उस टाइगर को देखने जो रेन वाटर चैनल में गिरा है, बस जरा ये सुट्टा खत्म हो जाए। क्योंकि मुझे मालूम था कि टाइगर तो मर चुके हैं, थोड़ा अगर इंतजार भी कर लिया, अपनी हर फिक्र को धुएं में उड़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टाइगर तो मर गए हैं, 5 मिनट बाद भी मरे ही मिलेंगे। जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि आज मेरा भाग्य था कि क्या था। इतना अच्छा भाग्य कभी किसी का होता नहीं है। तल्ला देश में मेरे आने के 1 घंटे के अंदर ही मैंने उस मैन ईटर को मार दिया जो कि 8 साल से यहाँ के लोगों में दहशत फैला रहा था। और सिर्फ उस टाइगर को नहीं मारा, उसके 2 कब्स को भी मार दिया जो कि इंसानी मांस खाते थे अपनी मां के साथ। जितने भी शिकारी हैं उनका कहना है कि शिकारी को अपनी बंदूक हमेशा रेडी रखनी चाहिए। कई बार घायल जानवर को ढूंढने भी जाना पड़ता है, लेकिन यहां तो मैंने तीनों को गोली मार दी है, तीनों को गिरते देखा है, उन्हें ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं। अब मेरे आदमी मेरे भाग्य को अच्छा भाग्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए पूजा की थी। नैनीताल से तल्ला देश आने का दिन फिक्स कराया था, यानी कि मुहूर्त निकलवाया था, यानी सब कुछ पहले से फिक्स था। और जिस समय हम नैनीताल से निकले थे वो समय अच्छा समय था। बुरी आत्माएं उस वक्त दूर दूर तक नजदीक नहीं थी। तो मेरा अच्छा भाग्य भी नहीं कहा जाएगा, मेरा बुरा भाग्य भी नहीं कहा जाएगा अगर मैं उन टाइगर को मार नहीं पाता, क्योंकि मैंने निशाना तो सही लगाया होता। अगर वो जानवर मरा नहीं तो ये उसका भाग्य है, शायद उसकी मौत नहीं आई थी। तो इस तरह के कुछ अंधविश्वास थे उन लोगों के जिनके मैं करीब रहता था। और कुछ भी हो, मैं तो एंजॉय करता था शिकार को। अब मैं फ्राइडे को अपनी यात्रा शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे यह जान के आश्चर्य होता है कि हमारे पहाड़ी लोग दिन फिक्स करके रखते हैं कि इस दिन इस दिशा की तरफ जाना चाहिए, उस दिन उस दिशा की तरफ जाना चाहिए।
तो जब आप खतरनाक मिशन पर जा रहे हो और आपके साथ कुछ और लोग भी जा रहे हों, तो अगर उन्होंने कोई दिन बताया तो उसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस होना ये चाहिए कि आपके साथ जो आपके साथी हो खुश मिजाज हो, रास्ते को एंजॉय करते हो और सब कुछ हंसी खुशी चलना चाहिए। ऐसे साथी नहीं होने चाहिए जो आने वाले खतरे से पहले से ही डर रहे हो और आपको भी डरा रहे हो। अब हम चारों के चारों सिगरेट पी रहे थे, हमारी सिगरेट खत्म होने जा रही थी। तभी मैंने देखा कि वो टाइगर जो कि बांज के छोटे पेड़ों से रुका हुआ था, अचानक से आगे सरकना शुरू हो गया। अब उसके शरीर का खून उसके अगले हिस्से में आ चुका था। पिछला हिस्सा हल्का हो गया था। शायद इसी वजह से वो टाइगर आगे सरकने लगा था। अब जब ये क्लियर हो गया था कि टाइगर सड़क के घास के मैदान की तरफ जा रहा है, तो जिम कॉर्बेट ने बंदूक उठाई और गोली चला दी। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि ये फायर मैंने इसलिए किया था कि मैं शायद खुशी मना रहा था तल्ला देश टाइगर को मारने के लिए, और मुझे ये स्वीकार करने में शर्म का अनुभव हो रहा है कि शायद मैं ये भी दिखाना चाहता था लोगों को कि मैं जब निशाना मारता हूं और मेरा दिन अच्छा होता है तो जरा सी झलक टाइगर की दिखती है, मैं उस पर भी निशाना मार देता हूं। अब उसके बाद वो टाइगर नजरों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद पत्तियों के सरकने की आवाज आई और फिर एक आवाज आई जोर के थड़ की, यानी कि टाइगर के गिरने की। अब जिम कॉर्बेट को लगा कि अभी जो मैंने गोली मारी, पता नहीं टाइगर को लगी कि नहीं लगी। लेकिन लगी कि नहीं लगी ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो टाइगर तो पहले से मरा पड़ा था। दिक्कत इस बात की है कि अब वो नीचे गिर गया है। अब मेरे साथियों को उसे नीचे से ऊपर उठा के लाना पड़ेगा। अब जिम कॉर्बेट की सिगरेट खत्म हो गई थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि यहीं बैठो, मैं जरा वो वाला टाइगर देख के आ जाऊं जो रेन वाटर चैनल में गिरा है। वहां जाने की चढ़ाई थोड़ी ऊपर थी, करीब 50 गज में चला, तभी डूंगर सिंह चिल्लाया, देखो साहब देखो, वो जा रहा है टाइगर। अब जिम कॉर्बेट को लगा कि शायद नीचे वाले टाइगर जिसको कि देखने जिम कॉर्बेट जा रहे थे, रेन वाटर चैनल वाला, वो उनके ऊपर हमला करने वाला है। वो बैठ गए, उन्होंने पोजीशन ले ली। तो डूंगर सिंह बोला, साहब यहां पर नहीं, वहां देखिए, वहां जा रहा है टाइगर। अब मैंने थोड़ी राहत की सांस ली कि मेरे पास वाला टाइगर मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा। मैंने सिर घुमाया तो डूंगर सिंह का इशारा उस तरफ था, रवीन के दूसरी तरफ, जहां पर उसकी मां को टाइगर ने मारा था। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे टाइगर पहाड़ी के ऊपर जाता हुआ नजर आया। टाइगर लंगड़ा के चल रहा था, एक बार में बस 2 या 3 कदम ही उठा रहा था। उसके दाएं कंधे पर बहुत ज्यादा खून का निशान था। अब यह निशान देख के मालूम चल गया था कि ये वो वाला टाइगर है जो अभी नीचे गिरा है सरक सरक के, क्योंकि जो रेन वाटर चैनल पर टाइगर को गोली मारी थी वो बाएं कंधे पर मारी थी। अब वहीं पर एक पाइन का सैपलिंग था, उसको जिम कॉर्बेट ने अपने एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से ली राइफल, दूसरे हाथ की कलाई पर रख के निशाना लिया और चला दी गोली। टाइगर और जिम कॉर्बेट की दूरी 400 गज की थी और टाइगर जिम कॉर्बेट से ज्यादा ऊंचाई पर था। अब जब जिम कॉर्बेट ने गोली चलाई थी, उसके पहले टाइगर के फुल विजन में आने का इंतजार किया था, उसके रुकने का भी इंतजार किया था, और जब गोली चलाई तो उन्हें हल्की सी धूल उड़ती दिखाई दी। टाइगर ने एक जंप मारा और उसके बाद फिर अपनी वैसी ही लंगड़ाहट भरी चाल कंटिन्यू करता रहा। अब जिम कॉर्बेट को एक गोली की जरूरत और थी, लेकिन वो गोली उनके पास नहीं थी। वो गोली जिम कॉर्बेट ने बेवकूफी भरे तरीके से उस टाइगर पर तब वेस्ट कर दी थी जब वो सरकते हुए आगे जा रहा था। अब जिम कॉर्बेट के हाथ में थी खाली राइफल। वो देख रहे थे दर्द से कराहते हुए टाइगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और दूसरी तरफ चला गया। अब वो शिकारी जिन्होंने कभी भी हिमालय पर शिकार नहीं किया है, वो मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे। एक सवाल ये
कि मैं केवल .275 की राइफल क्यों कैरी कर रहा था। दूसरा, मैं अपने साथ केवल 5 कारतूस लेकर क्यों गया था। मेरा जवाब है कि मैं वो राइफल लेके गया था जिसे कि मैं पिछले 20 सालों से इस्तेमाल कर रहा था। उस राइफल के साथ मैं कंफर्टेबल था। ये राइफल हल्की थी, कैरी करने में आसान थी और 300 गज तक एक्यूरेट निशाना मार सकती थी। क्योंकि मुझे कर्नल बाबर ने बताया था कि जबरदस्ती हैवी राइफल लेके नहीं जाना चाहिए और जहां पर हल्की राइफल से काम चल जाए वहां पर हैवी राइफल नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि जहां पर सुई काम करती है वहां तलवार काम नहीं करती और जहां तलवार काम करती है वहां सुई काम नहीं करती। अब अगर यह बात देखी जाए कि मेरे पास सिर्फ 5 गोलियां क्यों थी, तो मैं आपको बता दूं कि उस दिन मैं टाइगर को मारने नहीं गया था। मैं ये देखने गया था कि जिस जगह पर टाइगर ने इंसान को मारा है वहां जाके मैं पग मार्क चेक करूं कि ये टाइगर है कि टाइग्रेस है, और अगर टाइग्रेस है तो क्या बच्चे वाली टाइग्रेस है। और अगर टाइम मिलता तो मैं एक भैंस बांधना चाहता था टाइगर के शिकार के लिए, और उसके बावजूद वो मेरी हल्की राइफल और 5 कारतूस बहुत सारा काम कर देते, यानी कि सारे टाइगर को मार देते अगर मैंने एक गोली वेस्ट नहीं की होती। अब जो मेरे आदमी थे जो अभी तक पहुंचे नहीं थे वो आ गए, भीड़ को ज्वाइन कर लिया। उन्हें मालूम था कि मेरे पास सिर्फ 5 गोलियां ही हैं। माधो सिंह ने जब ये देखा कि पांचों गोली फायर हो चुकी है और उसके बावजूद सामने की पहाड़ी पर टाइगर जा रही है, तो वो भीड़ को चीरते हुए और गोलियां लेके मेरे पास आया। अब वो टाइगर जो कि हरी घास के पास मरा था और वो टाइगर जो कि रेन वाटर चैनल के अंदर मरा था, दोनों करीब करीब फुल्ली ग्रोन थे, यानी पूरी तरह परिपक्व टाइगर थे। और जो उस रवीन के अंदर सड़क के गिरी थी और बाद में गोली खत्म हो जाने की वजह से जिंदा बच के चली गई थी, वो पक्का इनकी मां थी और वही थी तल्ला देश मैनीटर, जो कि अभी भी जिंदा थी। अब मैंने माधो सिंह और डूंगर सिंह को वहीं पर छोड़ दिया, ये बोल के कि इन दोनों टाइगर को गांव ले जाने की व्यवस्था करो। और मैं आगे अकेले निकल पड़ा उस घायल शेरनी को ढूंढने के लिए। पहले मैं उस जगह पे पहुंचा जहां वो नीचे गिरी थी और उसके बाद मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया। मैंने ब्लड ट्रेल से उसे ढूंढना शुरू किया। उसके बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैंने उसे गोली मारी थी, लेकिन गोली बगल में लगी थी, उसे नहीं लगी थी। इस जगह पर उसकी पीठ के कुछ बाल भी पड़े थे, यानी गोली पीठ से लगती हुई गई थी, बाल उखड़ गए थे। वहां पर थोड़ा ज्यादा खून पड़ा था क्योंकि गोली चलने के बाद वो उछल के थोड़ा आगे गई थी। अब इसके आगे बहुत ज्यादा खून गिर नहीं रहा था, कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ी थी खून की। और उसके आगे आ गई घास और फिर नहीं मिला नामो निशान उस टाइग्रेस का। यहीं पर एक झाड़ियों का पैच था, करीब करीब होगा 300 गज लंबा और 100 गज चौड़ा। और मुझे पूरा शक था, या यूं कहूं शक नहीं था, पूरा यकीन था कि वो टाइग्रेस इस झाड़ियों वाले पैच में ही है। लेकिन क्योंकि अंधेरा हो चला था, इतनी रोशनी थी नहीं कि ठीक से गोली मार दी जाए, और झाड़ियों के अंदर थी घायल शेरनी। तो मैंने सोचा आज मैं वापस लौट जाता हूं, कल फिर आऊंगा, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। अगली सुबह बीती उन 2 टाइगर कब्स की खाल उतारने में और उनको नापने के लिए पेग्स गाड़ने में। 6 इंच के कील इस काम के लिए मैं नैनीताल से ही लेके आया था। जब मैं ये काम कर रहा था तो करीब करीब 100 गिद्ध पास के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। अब यहां पर मालूम चला कि उस महिला के कपड़े क्यों नहीं मिले थे। उसके खून से सने हुए कपड़े ये टाइगर कब्स खा गए थे।
अब जब मैं खाल उतार रहा था तो गांव के सारे लोग मेरे चारों तरफ जमा थे। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे उन लोगों की मदद चाहिए, मेरे गढ़वाली साथियों की मदद करने के लिए, क्योंकि मैं एक बीट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं उस झाड़ियों के पैच में जहां की मुझे शक है कि वो टाइग्रेस छिपी हुई है। अब गांव के लोग खुशी खुशी ये काम करने के लिए राजी हो गए। दोपहर में हमने बीट स्टार्ट कर दी। अब गांव के लोग उस पहाड़ी के उस ऊपरी हिस्से पे चले गए जहां से उन्होंने इशारा किया था कि उन्हें कुछ लाल लाल नजर आ रहा है, और मैं बकरियों के जाने के रास्ते से नीचे चला गया। अब जो झाड़ियों का निचला हिस्सा था वहां पर कई सारे बोल्डर थे, और वहां से मैं उन आदमियों को नजर आ रहा था जो पहाड़ के ऊपर खड़े थे और बीट को शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। अब मैंने अपना हैट उतारा, हिलाया। ये एक सिग्नल था कि कर दो शुरू बीट। अब किसी भी इंसान पर वो टाइग्रेस हमला ना कर दे, इसलिए मैंने उन लोगों से कहा था कि पहाड़ के ऊपर से चिल्लाना, तालियां बजाना, ढोल बजाना, लेकिन नीचे मत आना, वहां से पत्थर लुढ़काना। अब जब उन लोगों ने ऐसा किया तो उन झाड़ियों से एक काकड़ यानी कि बार्किंग डियर और कलीज फीजेंट बाहर निकल के आए, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं आया। अब जो पत्थर वो लुढ़का रहे थे उन्होंने उन झाड़ियों के एक एक हिस्से को सर्च कर लिया था। तो मैंने अपना हैट दोबारा हिलाया। ये इशारा था उस बीट को बंद करने का, और मैंने उनसे इशारा किया कि तुम लोग गांव वापस लौट जाओ। अब जब जिम कॉर्बेट ने हैट लहरा के उन गांव वालों को इशारे से जाने के लिए कहा था जो कि बीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो गांव वालों ने वैसा ही किया। और जब गांव वाले चले गए तो जिम कॉर्बेट ने उस टाइग्रेस को दोबारा ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जब ये कोशिश जिम कॉर्बेट कर रहे थे तो उन्हें खुद मालूम था कि उनकी ये कोशिश बेकार है, उन्हें टाइग्रेस मिलेगी नहीं। क्योंकि पिछले दिन जब जिम कॉर्बेट ने उस टाइग्रेस को पहाड़ी के ऊपर जाते हुए देखा था तो उन्होंने देखा था कि उस टाइग्रेस को घाव है, उसे बहुत दर्द है। और जब उस जगह पर खून के निशान देखे थे जिम कॉर्बेट ने, जहां से वो थोड़ा कूद के आगे बढ़ी थी, तो उन्हें मालूम चल गया था कि जो उसका घाव है वो इंटरनल नहीं है, बाहरी सरफेस पे लगा है। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि जब जिम कॉर्बेट ने उस टाइग्रेस पर गोली चलाई थी तो फिर वो गिरी क्यों थी? गिरने के बाद सड़क के बांझ के पतली टहनियों में अटकी क्यों थी? और अटकी ही नहीं थी, 10-15 मिनट तक अटकी थी। तो ऐसा क्या हुआ था जब ऊपरी सरफेस पे गोली लगी तो टाइग्रेस पर इतना असर हुआ? तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बाद में जब जिम कॉर्बेट ने उस टाइग्रेस को मार दिया तो उन्हें मालूम चला कि वो गोली उस टाइग्रेस के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे लगी थी। बंदूक की गोली थी, सॉफ्ट नोज वाली। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट हड्डी में, जो कि इसके कंधे की हड्डी थी, एक गोली तेजी के साथ लगती है तो जानवर को बहुत ज्यादा शॉक लगता है। लेकिन टाइगर एक मजबूत जिगरे वाला जानवर होता है। इतनी छोटी सी गोली उसके ऊपर इतना बड़ा असर कैसे कर सकती है कि 10-15 मिनट के लिए टाइगर बेहोश हो जाए? अब जिम कॉर्बेट रिज पर वापस आए और आसपास के इलाके का मुआयना करने लगे। अब जो रिज था कई मील लंबा था और दो वैली में डिवाइडेड था। अब जो लेफ्ट साइड की वैली थी वहां पर घास थी और झाड़ियां थी, और जो राइट हैंड साइड वाली वैली थी जहां पर टाइग्रेस ने उस महिला को खाया था, वहां पर पेड़ भी थे, झाड़ियां भी थी, और यहीं पर था एक स्लोप जो कि एक क्लिफ पर खत्म होता था। अब उस रॉक पर बैठ के जिम कॉर्बेट ने सुट्टा मारा। अब वो सोचने लगे कि पिछली रात या शाम को क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कि वो टाइग्रेस जिसको उन्होंने गोली मारी वो बेहोश हो गई, नीचे सड़क के गिरी, और वो तब भी बेहोश थी। अब जब वो गिरी तो पेड़ की पत्तियों पे गिरी, झाड़ियों पे गिरी,
इन्होंने कुशन का काम किया और ऐसे गिरने की वजह से उस टाइग्रेस की बेहोशी टूट गई। अब ऐसी आधी बेहोशी की हालत में वो टाइग्रेस उस तरफ चलने लगी जिस तरफ उसकी नाक थी। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है और ऐसे करते करते ही वो पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई। अब सवाल ये उठता है कि जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई थी उसके बाद वो किस तरफ और कितनी दूर तक गई होगी। अब जब कोई पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरता है और उसके पैर में इंजरी हो तो उसे ज्यादा दर्द होता है। जब वो पहाड़ी पर चढ़ता है तो कम दर्द होता है। तो जैसे ही उसने पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया होगा, दर्द की वजह से उसकी बेहोशी पूरी तरह से खत्म हो गई होगी और उसे मालूम चल गया होगा कि पहाड़ी के नीचे जाना दर्दनाक है। तो वो एक सुरक्षित जगह कवर लेने की सोचेगी जहां वो अपने घाव का इलाज कर सके खुद ब खुद। और कवर लेने के लिए उसे रिज क्रॉस करना पड़ेगा और अगर उसने रिज क्रॉस किया है तो उसके पैरों के निशान जिम कॉर्बेट को ढूंढने होंगे। अब जो रिज था वो बहुत सकरा था और उसके टॉप पर जंगली जानवरों के जाने का रास्ता था। तो कौन सा जानवर उस पे चल के गया है उसके पैरों के निशान वहां पर देखे जा सकते थे। अब वो जो पहाड़ की पतली धार थी उसके एक तरफ घास वाली ढलान थी और दूसरी तरफ काफी खड़ी ढाल थी जो कि एक खाई की तरफ जाती थी। अब अपना सुट्टा खत्म करने के बाद जिम कॉर्बेट उस तरफ चल पड़े और उन्हें वहां पर पैरों के निशान मिले। घोराल, सराव, सांभर, लंगूर, पॉर्क्यूपाइन और पगमार्क मिले एक मेल लेपर्ड के। अब जैसे जैसे जिम कॉर्बेट उस रिज वाले रास्ते में आगे बढ़ते गए उनके मन में यह धारणा बनती गई कि अगर मुझे आज ये टाइग्रेस नहीं मिली तो फिर ये मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। अब उस रिज पर जिम कॉर्बेट करीब 1 मील की दूरी तक बढ़ते रहे। 2 घोराल को भी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अब जिम कॉर्बेट को उस टाइग्रेस के पग मार्क मिल गए और वहां पर मिला सूखा खून भी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा कि अंदाजा लगाया था जिम कॉर्बेट ने। वो टाइग्रेस जब जिम कॉर्बेट की नजरों से ओझल हुई थी, पहाड़ पर गई, नीचे उतरने लगी तो उसकी आधी बेहोशी की हालत में भी उसे मालूम चल गया कि नीचे उतरना ज्यादा दर्दनाक है। तो उसने रास्ता बदला और रिज को क्रॉस करके इस गेम ट्रैक पे आ गई। आधे मील की दूरी तक जिम कॉर्बेट उस टाइग्रेस के पगमार्क को फॉलो करते रहे। एक जगह तो रास्ता 15 गज चौड़ा था। यहां पर टाइग्रेस ने नीचे जाने की कोशिश की थी। जाहिर सी बात है वो घने जंगल में शरण लेना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि या तो उसके घायल पैर ने जवाब दे दिया और या फिर से उसे बेहोशी आने लगी। वहां से टाइग्रेस गिरी, थोड़ा नीचे तक लुढ़की और उसके बाद अपने दोनों पैरों को